हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी सीए यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आपका होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जो ये सेशन देख रहा है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आने वाली है। बहुत नजदीक अगर मैं कहूं तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपकी एग्जामिनेशन में। 3 मई 2023 को दोपहर में 1:45 आपका पेपर आपके हाथ में होगा। आई एम श्योर आप इस सेशन के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काफी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली में फेस टू फेस मैराथन लेके आऊं, मुंबई में फेस टू फेस मैराथन लिया है। वो वीडियोस यहाँ यूट्यूब पे प्रीमियर की गई है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आई एम द फर्म बिलीवर के आप लोगों को सेल्फ स्टडी पे डेफिनेटली ज्यादा फोकस करना चाहिए। 3 मई को आपकी एग्जाम है। डेफिनेटली 2 मई 2023 को मैं आप लोगों के लिए एक रिविजनरी सेशन यहाँ लाइव लेने वाला हूं। लेकिन मैं फिर से सबको कह देना चाहता हूं, वो सेशन सिर्फ वही लोग देखें जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपको लगता है यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर योर टाइम दैट यू कैन सिट एंड डू सेल्फ स्टडी, देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड डू योर सेल्फ स्टडीज। वेल, आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन में यहाँ पे रिवीजन लेने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर बच्चों के मन में काफी डर बना हुआ होता है। वेल, वेरी नॉट। तकरीबन तकरीबन 1.25 से 2 घंटे का सेशन होगा, और इस सेशन के अंदर मैं आपकी मदद करूंगा टू कम आउट ऑफ द फियर फ्रॉम दिस अमेजिंग टॉपिक दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। मैं अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर हूं, एजुकेटर लीडर हूं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस कंप्लीट किया है, और मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस स्टैट्स विद यू दैट आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली सीए एजुकेटर who have been watched for more than 150 million watch minutes on Unacademy Plus platform. Yes, my dear friend, Unacademy के ऐप पे 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ मिनट से ज्यादा बच्चों ने मुझे देखा है। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। द काउंटडाउन इज ऑलरेडी ऑन एंड जस्ट 4 days लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। I believe in the success mantras of patience, trust and self-reliance, and believe me, इस समय at this moment आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी टॉपिक जब मैं चालू करता हूं, आपने मेरे पहले के मैराथन्स भी देखे होंगे, आई स्टार्ट विद द पीवाईक्यू एनालिसिस। और यहाँ पे ये पीवाईक्यू एनालिसिस है इस टॉपिक का। ब्रांच अकाउंटिंग जो है ना, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर मुझे इसका ईबीसी क्लासिफिकेशन करना है, वेयर ए कैटेगरी टॉपिक इज अ टॉपिक जहां पे कम समय में आप ज्यादा मार्क्स ला सको, और सी कैटेगरी टॉपिक्स आर टॉपिक्स जहां पे आपको मार्क्स लाने के लिए समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को डेफिनेटली क्लासिफाई करूंगा एज अ सी कैटेगरी टॉपिक, बिकॉज इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। ये वीडियो मैं आपके लिए शूट करके जा रहा हूं क्योंकि आज जब ये वीडियो प्ले होगा उस समय मैं इंदौर में रहने वाला हूं। तो वो जो भी बच्चे जो इंदौर में हैं और अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो संडे 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे अनअकैडमी सेंटर, रेस कोर्स रोड, इंदौर में मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने के। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप भी वहां पे आ सकते हैं। पहले अभी इस टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक को पढ़ाते समय रेगुलर क्लासेस में भी मैं हमेशा कहता हूं, आई एम श्योर हर टीचर कहता होगा कि यहाँ पे एक फंडा, एक रूल आपको अपनाना होगा, एंड दैट इज डिवाइड एंड रूल। अगर इस टॉपिक को रूल करना है, जीतना है, तो इस टॉपिक को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा, जैसे कि डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, राइट। नाउ इफ आई लुक एट द पीवाईक्यू एनालिसिस, सो डेफिनेटली हर एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा है। यू कैन सी दिस ओनली नवंबर 2018 जहां पे इस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज इट वाज 10, 8, 5, 10, 5, 10, 10, 10, 10। सबसे रिसेंट एग्जाम नवंबर 22 की एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 3A पूछा है इस चैप्टर पे, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। सो दिस इज सच एन अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबको मैं यही कहूंगा कि पार्टिसिपेटिव रहिए, मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से इस टॉपिक को खत्म कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ब्रांच की बात अगर की जाए तो ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस का मतलब होता है व्हेन यू एक्सपैंड योर बिजनेस एट मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन। The first foremost important thing to be a branch is multiple geographical locations. जब आप एक ही लोकेशन पे मल्टीपल बिजनेस करते हैं तो दोस्तों उसको डिपार्टमेंट कहा जाता है। लेकिन ब्रांच जब होती है जब आप सेम बिजनेस करते हैं लेकिन मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे करते हैं। ये मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इट कैन बी विद इन सेम सिटीज, or if not within same cities, it can be into another cities of maybe in the same country or in some another country, which is known as technically the foreign branches. So branches means something where you are doing the same line of business but at a different geographical location. अब ये जो branches होती है
ये जो ब्रांचेस होती है दोस्तों, ये ब्रांचेस दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी डिपेंडेंट ब्रांच और इट कैन इवन बी इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी हम यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक वी आर नॉट एनालाइजिंग विद द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो वो ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है, नहीं तो वो ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है। हम यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ब्रांच के अगर एचओ मेंटेन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्रांच के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एचओ मेंटेन कर रहा है तो वो ब्रांच बन जाएगी डिपेंडेंट ब्रांच, अदरवाइज वो ब्रांच बन जाएगी इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो पर्सपेक्टिव यहां पे क्या है, इट्स नॉट the treatment, the supply of raw material, but it is the accounting records where it is maintained. So अगर ये चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो सेशन है डेफिनेटली मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि ये सेशन वो स्टूडेंट भी देख ले जिन्होंने चैप्टर नहीं किया, ये सेशन देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। दैट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग एंडोर्समेंट। ये चैप्टर आप लोगों को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, चाहे आपने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ये चैप्टर डेफिनेटली आप लोगों की रिवीजन्स करवाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको एक लाइन ऑफ एक्शन दे देगा कि बचे हुए 48 घंटों में आप क्या कर सकते हो। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है कि इतने बड़े चैप्टर को आप एक सिंगल पीस में नहीं ले सकते, सिंगल पीस में नहीं पढ़ सकते, तो आपको उसको डिवाइड करना होगा मल्टीपल पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए बनाया कि टाइप्स ऑफ ब्रांचेस दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक ब्रांच, एक होती है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का मतलब ये होता है जहां पे हेड ऑफिस एक देश में है और ब्रांच दूसरे देश में। तो सपोज हल्दीराम्स का एग्जांपल लेते हैं, जो कि इंडियन कंपनी है, उसका हेड ऑफिस इंडिया में, अगर उसकी ब्रांच इंडिया से बाहर होती है, दुबई में होती है, तो वो जो दुबई की ब्रांच है वो ब्रांच कहलाएगी बेटा जी फॉरेन ब्रांच। कौन सी ब्रांच कहलाएगी? फॉरेन ब्रांच। ओके, then next thing comes is the domestic branch. Domestic branch means the head office and the branch, they both are located within the same country. फॉरेन ब्रांच वाला जो सेगमेंट है वो एक अलग सेगमेंट है, उसको मैंने आज के सेशन में स्पेसिफिकली कवर किया है। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि फॉरेन ब्रांच वाला जो सेगमेंट है उस सेगमेंट पे इंस्टीट्यूट ने 2 बार PYQs पूछ रखे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ब्रांच अकाउंटिंग। तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। फॉरेन ब्रांच का कंसेप्ट पढ़ाने के लिए मुझे आपको एक सेगमेंट पढ़ाना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम डील करेंगे। कमिंग टू द डोमेस्टिक ब्रांच, यहाँ पे दो टाइप की ब्रांचेस आती है, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो ऐसा मैंने आपसे कहा है कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसके हिसाब से हम देखते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो इफ द ब्रांच इज इंडिपेंडेंटली मेंटेनिंग देयर ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दैट ब्रांच इज नोन एज इंडिपेंडेंट ब्रांच, अदरवाइज ब्रांच इज नोन एज द डिपेंडेंट ब्रांच। करेक्ट। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के टर्म्स हमें दिखते हैं, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और दूसरा है होलसेल प्राइस। तो एट एन आउटसेट ये पूरा एजेंडा है इस चैप्टर का, ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है। कमिंग टू द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक, पहला सेगमेंट मैंने आपको क्या बताया बेटा जी, फॉरेन ब्रांच, और दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का डिपेंडेंट ब्रांच, जिसकी टर्म्स होती है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। और यहां पे हम 3 मेथड्स सीखने वाले हैं। पहली मेथड है M1 जिसका नाम है डेटर्स मेथड, दूसरी मेथड है मेथड नंबर 2 जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरी मेथड है M3 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स मेथड, आल्सो नोन एज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेथड। तो ये तीनों मेथड्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सीखने वाले। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट, द कंप्लीट डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक, चेक कीजिएगा। ओके, बिना किसी विलंब के, देरी के बढ़ते आगे, सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच की 3 मेथड्स, ठीक है। ICI मॉड्यूल का ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इस एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ के इसको रिवाइज करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर टॉपिक। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैराथन्स डेफिनेटली उन लोगों को हेल्प करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ रखा है, बट आप मुझसे ये वर्ड्स ले सकते हैं कि जिन लोगों ने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा, अगर आप ये 2 घंटे का सेशन अटेंड कर लेते हैं तो भी आपको काफी मदद मिलेगी। एटलीस्ट यू विल नॉट गेट 0 इन द ब्रांच अकाउंटिंग क्वेश्चन, 2, 3, 4 कुछ भी मार्क्स मिलेंगे, बट 0 तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या, ये वो ब्रांच होती है दोस्तों जहां पे हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है।
तो सर ऐसा कैसे होता है, मतलब हाउ डू वी टेक दिस डिसीजन कि वेदर हेड ऑफिस इज गोइंग टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच और ब्रांच विल बी अलाउड टू मेंटेन देयर ओन रिकॉर्ड? नाउ इट इज एब्सोल्युटली अ सिचुएशनल डिसीजन. Absolutely. So suppose an Indian company is having a branch abroad outside India. तो अब यार वो थोड़ी ना वहां के अकाउंटिंग इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं, उनको इतना इंडिपेंडेंस, उनको इतनी लिबर्टी देनी पड़ेगी, हेड ऑफिस को, फॉरेन ब्रांच को उतनी लिबर्टी देनी पड़ेगी कि यार आप लोगों को अपने रिकॉर्ड्स अलग से इंडिपेंडेंटली मेंटेन करना है. इसीलिए जनरली फॉरेन ब्रांच होती है ना, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है. लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो मैं हेड ऑफिस एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं कि अगर मेरी ब्रांच बहुत छोटी सी ब्रांच है, तो वो सिचुएशन के अंदर हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम ब्रांच को अलग से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की अनुमति नहीं देंगे, बिकॉज वहां पे मेरा खर्चा बहुत ज्यादा होगा, उससे मिलने वाला बेनिफिट बहुत कम होगा. इसको कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच में एक चीज तो आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी कि बेटा जी अकाउंटिंग इज मेंटेन बाय, रन बाय the head office. It is not done by the branch office. Now when the accounting is done by the head office, तो यहाँ पे 3 मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले. मेथड 1 डेटर्स मेथड, मेथड 2 स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, मेथड 3 फाइनल अकाउंट मेथड. ये क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस. सो द टर्म्स ओवर हियर इज कॉस्ट प्राइस. तो बॉम्बे ट्रेडर्स जो है वो दिल्ली ब्रांच को गुड्स दे रहा है एट कॉस्ट प्राइस. द एचओ पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट द पेटी कैश एक्सपेंसेस व्हिच वर मेड बाय द ब्रांच. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिपेंडेंट ब्रांच है, एचओ खुद डायरेक्टली ब्रांच के खर्चे पे कर रहा है आउट ऑफ देयर ओन बैंक अकाउंट एक्सेप्ट द पेटी कैश एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड बाय द ब्रांच. तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चिल्लर खर्चे होते हैं, वो ब्रांच के खर्चे ब्रांच खुद पे कर रहा है. एक्सेप्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी मेजर एक्सपेंडिचर है वो एचओ खुद डायरेक्टली पे कर रहा है. ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे. बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे and to the credit of HO. The following is the summary of transactions into the branch during the year ending 31st March to 31st December 2019. तो आपको एक तरीके से ब्रांच की समरी दी गई है. डेबिट्स क्या है, क्रेडिट्स क्या है, सब आपको बताएं. प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर्स मेथड. सबसे पहले मेथड नंबर 1 की बात करेंगे, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स मेथड. मेथड नंबर 1 के बारे में एक ब्रीफ संक्षिप्त में डिस्कशन कर लेते हैं जब तक आप ये फॉर्मेट बनाएंगे. आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट है. सबसे पहले आप लिखेंगे मेथड नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स इनटू ब्रैकेट हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019. एज द नेम सजेस्ट, आप लोग फॉर्मेट बनाइए जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. एज द नेम सजेस्ट, ये मेथड का नाम है डेटर्स मेथड. इस मेथड में पता है क्या होता है, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को अपना एक डेटर ट्रीट करता है. तो ब्रांच इज ट्रीटेड एज अवर डेटर. तो जैसे मैं हेड ऑफिस हूं, मैं किसी भी कस्टमर को गुड्स बेचता हूं, तो वो एक मेरे बुक्स में कस्टमर अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं. ठीक उसी तरह मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता हूं. कौन सा अकाउंट? ब्रांच अकाउंट. डेटर्स और डेटर्स अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट और एप्लीकेबल रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सिमिलरली ब्रांच अकाउंट बीइंग ट्रीटेड लाइक अ डेटर, उसका भी नेचर पर्सनल अकाउंट होगा और एप्लीकेबल रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. मतलब मेरे और ब्रांच के बीच में होने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन को मैं देखूंगा, मैं जिसमें रिसीवर या गिवर हूं और ब्रांच जिसमें रिसीवर या गिवर है, हम इन दोनों के बीच में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को इस डेटर्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. ब्रांच अकाउंट विच इज लाइक अ डेटर्स अकाउंट. करेक्ट. मेरी कुछ चीजें, हेड ऑफिस की कुछ चीजें जैसे कि हेड ऑफिस की कैश, हेड ऑफिस की इन्वेंट्री, हेड ऑफिस के डेटर्स, हेड ऑफिस की कोई एसेट, ये ब्रांच के पास पेंडिंग हो सकती है. तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा और अगर ये एट द एंड ऑफ द ईयर बची है तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा. सो मेथड नंबर 1 जो है डेटर्स मेथड, ये बहुत आसान है. आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूं, वेदर इट इज M1 मेथड 1, वेदर इट इज M2 मेथड 2 और वेदर इट इज M3 मेथड नंबर 3, ये तीनों मेथड्स हम कौन सी टाइप की ब्रांच में देख रहे हैं, आप यहां देख सकते हैं. दे आर इन द डिपेंडेंट ब्रांच. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, डिपेंडेंट ब्रांच आर दोज ब्रांचेस जिनकी अकाउंटिंग डिपेंडेंसी होती है हेड ऑफिस के ऊपर, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस. तो ब्रांच अकाउंट कुछ इस तरीके से आपने बनाना है. उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा. फटाफट चेक कर लिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं. एक बार क्विकली मुझे एक्नॉलेज कर दीजिए, हैव यू प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट्स? वेरी गुड. तकरीबन 15 लाइंस के लिए आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है और उसके नीचे बनानी है एक 6 से 7 लाइन की वर्किंग नोट, दिल्ली ब्रांच डेटर्स अकाउंट. क्विकली ये भी बना लीजिएगा.
3 अलग अलग पेजेस पे सॉल्यूशन करेंगे। पहले पेज पे मेथड 1, दूसरे पेज पे मेथड 2 और फिर तीसरे पेज पे मेथड 3। सबको बता दूं, आई बिलीव इन बेसिक्स और मैं इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा और अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूं ताकि मेरे बच्चों का एक कनेक्ट लग जाए चैप्टर के साथ वापस। मेथड नंबर 1 में 2 चीजें हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाइन्स, और उसके नीचे बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1 ब्रांच डेली ब्रांच डेटर्स अकाउंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाइन्स। चेक कर लीजिए, फटाफट बना लीजिए फॉर्मेट। ओके, 290 स्टूडेंट्स मुझे मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बट उतने लाइक नहीं है, कोई बात नहीं। साड़ी वाली जानवी गुड आफ्टरनून, तकिए वाली जानवी गुड आफ्टरनून। प्रीति जी बहुत अच्छी बात है, हाथों का इस्तेमाल आप दूसरों से बेहतर करते हैं बिकॉज बाकी दूसरी चीजें आप इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो प्लीज फॉर्मेट जल्दी बनाइए, अच्छे से बनाइए। गुड आफ्टरनून संयम जैन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अपूर्व, गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं डेली ब्रांच अकाउंट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस में दिखाई दे रहा है स्टॉक डेटर्स पेटी कैश। इसका मतलब क्या है? ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच के पास ओपनिंग डेटर्स हैं और ब्रांच के पास पेटी कैश है। ये तीनों ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज आएंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 stock debtors petty cash। $7,000, $12,600 and 200. Check all of you. 7,000, 12,600 and 2,000. ओके, नाउ गुड्स इज सेंट फ्रॉम HO। किसने किसको दिए हैं गुड्स? गुड्स इज सेंट फ्रॉम HO। मैं हूं कौन? HO। मैंने ब्रांच को दिया है क्या गुड्स। तो अब आप समझना, मेरे बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाओ, मतलब ब्रांच कौन है? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो ब्रांच के डेबिट में आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 26,000। to goods sent to branch 26,000। चेक कीजिएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। सो ये फिगर्स हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम HO, गुड्स रिटर्न टू HO, मतलब ब्रांच ने HO को दिया, तो ब्रांच कौन है? गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहां क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। 1,000 के गुड्स वापस आ गए। कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है। ओके, कैश सेल्स का हम लोग क्या करें? क्वेश्चन कहता है द एंटायर कैश कलेक्शन इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। तो हम जो ब्रांच है, हम हेड ऑफिस को पूरा कैश कलेक्शन रेमिट करते हैं। तो जब हम देंगे तो ब्रांच क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, मतलब ब्रांच इज गिविंग देयर कैश कलेक्शन टू HO, है ना। तो कैश कलेक्शन दो चीजों की वजह से होगा, एक होगा कैश सेल्स की वजह से और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से होगा वो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल की फिगर्स हमें यहां पे दी गई है 17,500। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की फिगर मुझे कहां से मिलेगी? ये मुझे मिलेगी डेटर्स अकाउंट से, है ना। तो फिर यहां पे मैं रेफरेंस दे रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे अगर आप देखेंगे क्रेडिट सेल है 28,400 और ओपनिंग डेटर्स भी है, तो कम टू डेटर्स अकाउंट, राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस
to balance brought down. Opening debtors are 12,600. क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो सेल्स की फिगर आप देखेंगे 28,400. ओके. अलाउंसेस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर. अलाउंसेस एंड डिस्काउंट्स टू कस्टमर, इसकी एंट्री क्या होगी? अलाउंसेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो बाय अलाउंसेस बाय डिस्काउंट. दोस्तों अभी मैं चैट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह क्वेश्चन में एंगल्फ हूं और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद भी यही करूंगा कि आप भी पूरी तरह क्वेश्चन में एंग्रॉस्ड रहें. Allowances is a kind of a discount. Don't get confused between allowances and discount. It's a kind of a discount itself. Correct? Very good. Bad debts 600, उसको भी यहीं लिखते हैं यहां पे. Buy bad debts 600. अब यहां पे हुआ क्या? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब सेल्स रिटर्न है. 500 रुपीज का सेल्स रिटर्न है, डेटर्स अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न 500. बहुत बढ़िया. सैलरी, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस एंड सुंदरी एक्सपेंसेस. क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छे से पढ़ना. एचओ पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट. इसका मतलब क्या है? एचओ ने अपने बैंक अकाउंट से ब्रांच के लिए पेमेंट किया है. मतलब एचओ के बुक्स में एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. और ये तीनों एक्सपेंसेस को मैं यहां लिस्ट करूंगा. सैलरी, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस. And sundry expenses. So 6,200, 1,200 और 800. चेक करिए. 6,200, 1,200 और 800 रुपीज. Cash received from sundry debtors. Collection from debtors 28,500. So by bank account 28,500. अब ये जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ है ये हम कहां पे देंगे? ब्रांच कहां पे देगी? हेड ऑफिस को देगी. तो ये भी हमारे कैश रेमिटेंस के अंदर आएगा 28,500. चेक करिएगा. क्लियर? ओके. और फिर आपके पास में है बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस. तो उसको हम यहां अकाउंट में लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन. तो बैलेंसेस हमारे पास वापस तीन चीजों का है, होना चाहिए आइडियली. स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश. स्टॉक है 6,500, डेटर्स है 9,800 और 100. और ये डेटर्स का बैलेंस डेटर्स अकाउंट में भी आएगा. तो अब एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं कि डेटर्स अकाउंट में क्या परिस्थिति बन रही है. इज इट गेटिंग क्लोज्ड और नॉट? क्या डेटर्स अकाउंट क्लोज हो रहा है? 41,000 आई कैन सी टोटल. 41,000 आई कैन सी टोटल ऑन द डेबिट साइड. ये सेम टोटल मैं यहां पे लिख रहा हूं 41,000
और एक बार चेक कर लेता हूं सब कुछ टैली हो रहा है क्या। सो 200 प्लस 1400 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 28,500 एंड 9,800, यस 41,000 और ये टोटल टैली होती है। मतलब डेटर्स अकाउंट क्लोज हो गया। डेटर्स अकाउंट में किसी तरीके का कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रांच अकाउंट क्लोज करते हैं। हम हैं हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड के टोटल लेता हूं 1000 प्लस 17,500 28,500 6,500 9,800 और 100 रुपीज की पेटी कैश है। 63,400 टोटल है क्या, चेक कीजिएगा। 63,400 को मैं लिखता हूं डेबिट साइड में, और अब जब मैं डेबिट्स माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा प्रॉफिट क्या है। इज इट कमिंग टू 9,400, एंड जो भी प्रॉफिट होगा ब्रांच का वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट में 9,400। The profit or loss earned on the branch is transferred to the profit and loss account of the head office. मेथड चाहे कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, वेदर इट इज M1 M2 और M3, ये 9,400 की फिगर आपका एक लिटमस टेस्ट होगा। if your answer, if you are getting profit as 9,400 in all the three methods, that means your solution is absolutely correct, irrespective of fact, चाहे आप किसी भी मेथड से क्यों ना करें, your answer should be 9,400 rupees। चेक कर लीजिएगा सभी जन। सिंपल फंडा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के प्रिंसिपल पे चलता है। मेथड नंबर 1 सबसे आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड है, चेक कीजिएगा। करेक्ट सर, एग्जाम में कभी तीनों मेथड पे एक साथ क्वेश्चन आता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। एग्जाम में इंस्टीट्यूट जनरली आपको किसी भी एक मेथड पे ही क्वेश्चन पूछती है, एक साथ तीनों मेथड पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको। क्लियर? अब यहां पे समझना, इससे पहले कि मैं थर्ड आपको सेकंड मेथड एक्सप्लेन करूं M2, मैं पहले M3 पे लेके चलता हूं क्योंकि वो और भी ज्यादा आसान है। तो पहले आप आके फॉर्मेट्स बना लीजिए, कंप्लीट रजिस्टर्स, नो वर्किंग नोट, एक ही फॉर्मेट है 20 लाइन का। मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड। आप ये फॉर्मेट बनाएंगे जब तक मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप हेडिंग लिखेंगे अलग पेज पे, मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड, दिल्ली ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, Delhi branch trading in P&L account for the year ending 31st December 2019। इसके साइडलाइंस पे ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कभी भी पढ़ते समय ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है कंसेप्ट क्वेश्चन, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। कंसेप्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सिखाने आया है। उस क्वेश्चन से ये सवाल पूछना कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, वो अपने आप में सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको भूख लगी है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की, मैं करवाऊंगा पक्का, बिलीव मी, लेकिन पहले कंसेप्ट एक बार ब्रश अप कर दूं, वार्म अप कर दूं, रिवाइज कर दूं, उसके बाद। मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स मेथड क्वेश्चन के अंदर यहां पे ये होता है कि हेड ऑफिस जो है वो अपने बुक्स में, मतलब ये सारा तामझाम किसके बुक्स में हो रहा है, एचओ के बुक्स में। एचओ अपने बुक्स में एक ब्रांच का सेपरेट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेंटेन करता है, दैट्स ऑल। तो ब्रांच का जब सेपरेट ट्रेडिंग एंड P&L मेंटेन होगा तो ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी वहां से निकल जाएगी। बिलीव नहीं है ना, सोनू को मेरे ऊपर भरोसा है, आपको नहीं है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं एक एक करके। मैं यहां से सबसे पहले ये सब इरेज कर देता हूं। ओ यस, आई हैव डन एंड नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही सॉल्व करना। तो डेबिट में आते हैं और लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपीज। चेक करिएगा। हाय रत्नेश, गुड आफ्टरनून। डेटर्स और पेटी कैश ट्रेडिंग अकाउंट में कभी आता है? नहीं आता है, तो इसको छोड़ दो। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ। अब देखो ब्रांच खुद तो परचेस कर नहीं रहा है, तो ब्रांच को सारे के सारे गुड्स कहां से मिल रहे हैं, एचओ से मिल रहे हैं। तो ब्रांच को एचओ से यहां पे जो गुड्स मिले हैं वो है 26,000 के, लेकिन 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 खामोश, 1,000 के गुड्स रिटर्न भी तो हुए हैं। इसका मतलब नेट कितने के गुड्स मिले हैं, 25,000 रुपए के। सो कम टू डेबिट साइड एंड राइट डाउन टू ब्रांच।
चेक कीजिए। वेरी गुड अजय। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है बाय सेल्स। कैश और क्रेडिट का कोई भेदभाव नहीं है, तो बाय सेल्स। 17,500, 28,400। $45,900 चेक करो। ओ यस, माइनस सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था आप जग रहे हो या सो रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। વેરી ગુડ। સેલ્સ રિટર્ન કયા છે? અહીંયા છે 500 નું સેલ્સ રિટર્ન છે, -500, 45,400। वेरी गुड। ओके, अब क्या? अलाउंसेस एंड डिस्काउंट, अलाउंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट, ये तीनों पीएनएल के डेबिट में जाएगा, खर्चा है। तो टू अलाउंसेस, टू डिस्काउंट, टू बैड डेट्स। तो 200, 1400 and 600। 200, 1400, 600। थैंक यू सो मच मैडी। मैडी मतलब माधव, माधव को प्यार से कहते हैं मैडी। दर्शन तातेड़, कसं काय? बरं, खाना खा के जाना। हाँ, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सुंदरी एक्सपेंसेस। ओहो हो, ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लो। सैलरी वेजेस कितनी अमाउंट है? 6,200। रेट्स एंड टैक्सेस 1,200। क्या करें निमिष, पिज्जा छोड़ती नहीं है, मान रही नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, नो। क्लोजिंग स्टॉक 6,500। ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना। फाइव की जगह कुछ और ही आ गया। अब यहां पे एक चीज देखना, क्वेश्चन में ऊपर लाइन कहती है कि ब्रांच के सारे एक्सपेंस वैसे तो एचओ पे करता है, सिवाय पेटी कैश एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच डायरेक्टली। अब पेटी कैश में ओपनिंग बैलेंस है 200 का और क्लोजिंग बैलेंस है 100 का। ये पेटी कैश का बैलेंस कम क्यों हुआ होगा? बिकॉज 100 का पेटी कैश का एक्सपेंस हुआ होगा, तो वो भी पीएनएल के डेबिट में जाएगा। मेरे पीएनएल के डेबिट में जगह नहीं है, अल्लाह के नाम पे मुझे जगह दे दे रे बाबा। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस 100। पहले मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इस चैप्टर की रिवीजन कैसे लूं, क्या लूं, बट फिर मेरे को एक समझ में आ गया, मेरा बच्चा जो है ना बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है। मैंने कहा ये सेशन ना मुझे एकदम जैसे D10 नहीं होता है, लड़कियों को पता होगा बहुत अच्छे से, हम लड़के तो मासूम होते हैं, हमको तो नहीं पता D10 और D2 क्या होता है। D10 का मतलब मैंने सुना है लड़कियों की भाषा में यही होता है कि भैया तुम्हारे मतलब ऐसे चेहरे पे ऐसे टैनिंग वैनिंग हो जाए तो तुम ना मतलब उसको फिर जाके रगड़वा के दूर करवा लेती हो, D10 कहते हैं। तो मैंने कहा D10 का मतलब होता है एंटी टैन एक तरीके से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज का जो मेरा सेशन होगा ना
ये सेशन में ऐसा सेशन लूंगा ना कि मेरे बच्चे डी स्ट्रेस हो जाएंगे सारे के सारे। उनको लगना ही नहीं चाहिए रे बाबा कि 2 दिन बाद हमारी एग्जाम आ रही है रे बाबा, एकदम डी स्ट्रेस हो जाना चाहिए। 19,900। संस्कृति करिए सर आप कितने मासूम, थैंक यू सो मच संस्कृति, थैंक यू सो मच, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 19,900 में से हम सारे खर्चे करेंगे, -100, 800, 6,200, 200, 1,400, 1,800 माइनस किया, उलाला 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 9,400 का है नेट प्रॉफिट, जो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ऑलरेडी पीएनएल में, और कितना पीएनएल में जाएगा चेक करो। क्या ये 9,400 पहले वाले आंसर से मैच हो रहा है? ओ यस। हमारे परदादा स्वर्गीय श्री कुणाल जी क्लास में मौजूद है। कुणाल फोटो दिखाऊं क्या बेटा, यूट्यूब पे लाइव हो? अड़ रहा है बेटा मुझसे, बता कुणाल, ओ बेटा कुणाल, कुछ दिल से इच्छा हो रही है क्या बेटा? ओ बेटा कुणाल बता राजा, दिल से इच्छा हो रही है तो इच्छा पूरी कर देते हैं अभी के अभी। जब से वैसे भी आप गए हो तब से हम लोगों को अच्छा लग नहीं रहा बेटा कुणाल। थैंक यू सो मच दर्शन भाई। ठीक है चेक कर लो, हो गया। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 पे। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, फोकस करो। मेथड नंबर 2 पे आते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है? कलर चेंज किया जाए, लाल कलर से लिखेंगे। मेथड नंबर 1 का नाम है डेटर्स मेथड। देख लिया, समझ लिया, परख लिया, शाबाश। मेथड नंबर 3 का नाम है फाइनल अकाउंट्स मेथड। देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, फटाफट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पे, जिसका नाम है डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। क्या मतलब है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का? ये जो मेथड है, ये मेथड्स हेड ऑफिस उन ब्रांचेस के लिए यूज करता है जिन ब्रांचेस पे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है। मतलब क्या? ये जो मेथड है, ये मेथड आपको थोड़ी डिटेल्स ज्यादा बताती है ब्रांच के बारे में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेथड नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट बना रहे हैं और एक वर्किंग नोट बन रहा है। मेथड नंबर 3 में तो एक्चुअली कोई वर्किंग नोट है नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया, ब्रांच का प्रॉफिट पता चल गया, खत्म हुआ। लेकिन अगर मैं ब्रांच के अफेयर्स पे, मतलब मैटर्स पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता हूं, तो है मेथड नंबर 2, जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। पहले फॉर्मेट सुन लो, समझ लो और फिर बना लेना। यहां अकाउंट्स बनाने हमें चार अकाउंट्स। पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो बनेगा तकरीबन 8 से 10 लाइंस का। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ये भी बनेगा 8 से 10 लाइंस का। फिर बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट 6 से 7 लाइंस का। और फिर क्विंसी की हाइट का एक अकाउंट बनेगा, ब्रांच पीएनएल अकाउंट हार्डली 4 लाइंस का। घोर बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, कोई बात नहीं, जो है यही है। फटाफट फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट 10 लाइंस के लिए 2 अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा 6 to 7 लाइंस के लिए, और एक क्विंसी अकाउंट बनेगा तकरीबन 4 लाइंस के लिए, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। फटाफट बनाइए। मानिया सेठ बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपकी खास बात पता है क्या? आप बॉर्न ही अमीर हो, सब जने बता सकते हो मानिया बॉर्न रिच क्यों है? चलो फटाफट बताओ, सभी जने बताओ। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मानिया बचपन से ही अमीर है। मानिया इज अ बॉर्न रिच बिकॉज उसका सरनेम सेठ है। ये तो सबसे खास बात हो गई, जबरदस्त, वेरी गुड। बनाओ फटाफट। बैड जोक, निमिष अग्रवाल कह रहा है बैड जोक। सही बात है बेटा, खुद पे पड़ता है तो अच्छा लगता है, दूसरे का बैड लगता है। जल कुकड़े।
बंसिका कह रही है अच्छा वाला पीजे नहीं था। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पीजे ही नहीं था बंसिका। चार अकाउंट्स बनाने, फटाफट बनाइए। मजा नहीं आया, कुछ और सुनाइए। ओके, देखिए श्री पर्णा कह रही है सर मजा नहीं आया, कुछ और सुनाइए। वेरी गुड। यस पवन भाई, यस। मेरे मुंह से बंसिका बहुत अच्छा लगता है। ओह चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा लगता है आपको मेरा। वेरी गुड। प्रीति मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज कुछ ना बोले। अच्छा आपको पता है प्रीति को वेट गेन कभी नहीं हो सकता, पूछो क्यों? सभी जने बताओ। प्रीति कैन नेवर गेन वेट। बाकी हम सब लोगों को डर है कि हम कुछ भी खाएंगे हमारा वेट बढ़ जाएगा, बट प्रीति को वेट गेन नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? बिकॉज प्रीति कांट च्यू एनीथिंग बिकॉज शी इज ऑन द लिक्विड डाइट। और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने कबीर सिंह देखी है। वाई प्रीति कांट च्यू एनीथिंग। वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। तो जब प्रीति लिक्विड डाइट पे तो उसका वेट गेन हो ही नहीं सकता है ना, जबरदस्त। वेरी गुड। चलिए, सो ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये बहुत ही अमेजिंग मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है ये और भी अमेजिंग होती है इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चन है ये कॉस्ट प्राइस के टर्म वाला क्वेश्चन है, तो इसमें इसकी अमेजनेस थोड़ी कम होगी, बाकी के इसमें अमेजनेस थोड़ी सी ज्यादा होने वाले। थैंक यू सो मच अंदेश भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर हम अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ब्रांच के। जैसे कि यहाँ पे मेंटेन करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज एन अकाउंट डेडिकेटेडली प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द गुड्स। तो जब भी ब्रांच में गुड्स आते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है, ब्रांच में गुड्स आते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद में ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो कि हमने वर्किंग नोट बनाया था बिल्कुल उसकी तरह है, और उसके बाद में ब्रांच पीएनएल अकाउंट है ना। इस तरीके से ये चार अकाउंट्स यहाँ पे बनने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है ओपनिंग बैलेंस इन ब्रांच स्टॉक 7,000 रुपीज। सो कम टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 रुपीज। अच्छा आपको पता है हमारे क्लास में से हीरल चौहान ने और उसके साथ साथ क्विंसी कालरा ने बजरंगी भाईजान मूवी का ऑडिशन दिया था फॉर द रोल ऑफ मुन्नी। तो चेहरा देखकर तो एक बार ही अप्रूव हो गए थे, लेकिन जब इनसे इनका आधार कार्ड मांगा ना तब रिजेक्ट हो गए कि बोले चेहरे से एज मैच नहीं होती इसलिए नहीं कर सकते हम। और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन 6,500। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 6,500। सिमिलरली हम आएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। व्हाट्सएप वाले टाइम एंड अगेन कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, व्हाट्सएप वालों ने एक कैंपेन चालू किया कि तुम अपने फीडबैक्स हमें दो। उस कैंपेन को तिशा देसाई ने बहुत सीरियसली ले लिया और व्हाट्सएप को रोज मैसेज करने का, इतना मैसेज करने का कि व्हाट्सएप को तिशा को देखकर एक आइडिया आ गया कि हमें एक और फीचर लॉन्च करना चाहिए जिसका नाम होता है ब्लॉक। और फाइनली तिशा देसाई ब्लॉक हो गई। 12,600 9,800। हिडन रूल यही कहता है ना, आप लॉ में पढ़ते हैं कि जब कोई मिसचीव होती है तभी कोई नया कानून बनता है। स्वप्निल शिंदे कह रहा है सर डाउट सेगमेंट ओपन करो ना। अरे पगले, ये प्लस की क्लास थोड़ी है जो डाउट सेगमेंट ओपन करूं।
ये यूट्यूब की क्लास है। ये तो तूने वो वाली बात कर दी कि तू कार चला रहा है, मम्मी को बोल रहा है मम्मी मैं जा रहा हूँ ऑफिस कार में, मेरा हेलमेट कहाँ है, आपने देखा क्या? ये तो वही वाली बात कर दी भाई। कोई बात नहीं, चलता है, तेरे लिए सब मुआफ है, सब कुछ मुआफ है। पेटी कैश का बैलेंस अगर आप यहां देखोगे तो 200 और 100 दिया है। हमने यहाँ पे ब्रांच की कैश अकाउंट बनाई है क्या? नहीं बनाई, एक्चुअली जरूरत नहीं है, नहीं तो हम ब्रांच का कैश अकाउंट बना सकते थे, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रांच में पेटी कैश एक्सपेंस हो रहा है 100 रुपीज का, उसको हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। टू पेटी कैश एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस बेटा जी 200 था, क्लोजिंग 100 है, मतलब 100 का जो बैलेंस कम हुआ है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर। आर्यन कह रहा है सर मुझे एग्जाम के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। सही बात है भाई, सही बात है। मतलब ये लिखने वाले एग्जाम की बात कर रहा है या कोई और कार्यक्रम चल रहा है बेटा तेरा? अद्भुत। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, एचओ ने ब्रांच को गुड्स दिए हैं। अब समझना, जब भी ब्रांच में गुड्स आएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 26,000। और 1,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं। जेठालाल गड़ा पूछ रहा है सर बाकी के मैराथन लेक्चर्स कहां मिलेंगे? बेटा गोकुल धाम में ही मिलेंगे। अय्यर जी के घर पे जाके दस्तक दो, पता चलेगा। ट्वेंटी 26,000 हो गया, 1,000 हो गया। कैश सेल्स 17,500 सेल्स हुआ है, गुड्स बिके हैं, चाहे कैश में बिके हो या क्रेडिट में बिके हो। गुड्स अगर बिके हैं, गुड्स बिजनेस से बाहर गए तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स। अब देखो ना, कैश सेल है 17,500, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 17,500 प्लस क्रेडिट सेल है 28,400 और माइनस सेल्स रिटर्न है 500। चेक करिए 45,400, 49 गलत याद रह गया। इससे पहले कि आप मेरी बैंड बजा दें, मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूं। क्रेडिट सेल्स जो है वो जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स 28,400। करेक्ट। और सेल्स रिटर्न 1,000 रुपीज हम यहां पे कर देंगे क्रेडिट, 500 रुपीज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वैसे यहां पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है ना, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये लिखवाया। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, अलाउंसेस, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। ये तीनों के एंट्री समझना। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, allowances, discount, bad debts, 200, 1,400, 600।
और ये तीनों जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। अलाउंसेस, branch adjustment beta आरती we do in case of invoice price question. This is a cost price question, that's why it won't be here. 200, 1400, 600. आरती को तो आंसर देना ही पड़ेगा भाई, आपको पता ही है। जो ही चावला दिव्या आरती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम आरती, मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम, बस इतना रहेगा तुमसे बात, चाहेंगे तुम मुझसे मुझसे ज्यादा, तुम्हारा सत्तू। कम बैक टू द क्लास, वेरी गुड। सैलरी, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस एंड सुनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों भी हमारा क्या है, खर्चा है। लेकिन ये तीनों खर्चे का पेमेंट किसने किया है, हेड ऑफिस ने किया है। तो हेड ऑफिस के कैश से पेमेंट हुआ है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Salary, wages, rent and rates, sundry expenses. $60, $200, $1,200, $800. कोई बात नहीं सुधांशु, हम नहीं डरते। Cash received from sundry debtors, cash collection, cash account debit to debtors account credit 28,500, debtors account के credit में by cash account। That's all, क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो हवन करना करते हैं चालू। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेबिट में लेता हूं मैं टोटल 1000 प्लस 45,400 प्लस 6,500, टोटल है 52,900, 52,900। और यहां से मुझे मिलेगा प्रॉफिट माइनस 7,000 माइनस 26,000, 19,900 रुपए का। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, सीधा ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। प्रदीप्ता पूछ रहे हैं या रही है पता नहीं, अगर अकाउंट्स में 2 चैप्टर छोड़ देंगे तो पास हो जाएंगे क्या? वाह, लोगों ने मुझे महाराज समझ लिया है ना, एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवाणी। अकाउंट्स में अगर 2 चैप्टर छोड़ देगा वत्स, तो तेरा अगले अटेम्प्ट में वापस जाना निश्चित है। ऐसा मैं बोल सकता था, या मैं तेरे को ये भी बोल सकता था भाई 100% छोड़ दे। भाई पेपर मैं बनाता हूँ, कैसी बातें कर रहा है, कमाल सवाल पूछता है भाई। और वो भी क्लास में आके, भाई बहन जो भी है मेरे को नहीं पता, वो भी क्लास में आके उन बच्चों के सामने जो बेचारे सारे चैप्टर पढ़ने की मेहनत कर रहे हैं। हदीच हो गई, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हदीच हो गई भाई। 12,600, 28,400, टोटल ऑन डेबिट साइड इज 41,000। बहुत ही बढ़िया भाई, कहां से लाते हो इतना टैलेंट? मतलब कहीं है कोई दुकान, शोरूम कहीं जहां मिलता है इतना टैलेंट भाई? अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में दिख रहे हैं ब्रांच के सारे एक्सपेंस। वाह क्या गहरी बात बोले हो सर, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में दिख रहे हैं ब्रांच के एक्सपेंसेस। वाह, है ना, कर दी ना सर, मतलब एकदम धमाकेदार वाली बात। हाँ, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है 10,500 के, इसको हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच पीएनएल अकाउंट के डेबिट में।
शाबाश। और ब्रांच पीएनएल के डेबिट में आएगा टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 10,500। और अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे दोस्त 9,400 का नेट प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि पहले की दो मेथड्स में आया है और जो कि यहां भी आ रहा है, और वो ट्रांसफर होगा पीएनएल। एग्जैक्टली। सर ये ब्रांच अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की होता है, बिकॉज ब्रांच स्टॉक के डेबिट में हम कर रहे हैं, गुड्स जो कि आ रहे हैं वो डेबिट हो रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में हो रहे हैं गुड्स जो कि जा रहे हैं, मतलब कि सेल्स, और सेल्स क्रेडिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो ओ माय डियर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट ही तो कहते हैं। लल्ला, समझ गए? वेरी गुड। चेक कीजिएगा, 9,400 हमारा आंसर है। तो चाहे आप किसी भी मेथड से क्यों ना सॉल्व करें, 1 घंटा मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन में लगेगा, 1 घंटे में हमने पूरा क्वेश्चन किया है। किसी भी मेथड से कुछ भी क्यों ना करें, आपका आंसर सेम आएगा। सो दिस इज अ गेटवे क्वेश्चन, दिस इज अ वार्म अप क्वेश्चन, करेक्ट? चेक कीजिए। अच्छा लल्ला नहीं है, आप लल्ली है। ओके लल्ली, ओके लल्ली, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये होता है जहां पे ब्रांच अपनी इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। अब मैं यहां से ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं आप भी ओवर एक्सपेक्ट ना करें। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊं कुछ PYQs। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और पार्टिसिपेट करना है। ये जो PYQ है दोस्तों, ये है जनवरी 2021 एग्जामिनेशन का। जनवरी 2021 एग्जामिनेशन कौन सी एग्जाम थी बेटा जी? ये थी ऑप्ट आउट एग्जामिनेशन, मतलब कोविड का अटेम्प्ट था, ठीक है? उस एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन था। कोविड वाले बच्चों के लिए स्पेशल एग्जाम आईसीएआई ने ली थी। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था इन क्वेश्चन नंबर 6C। जिसको नहीं पता उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल ऑप्शन होता है, यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। वेल रियली स्पीकिंग ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट का ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन है। इट एक्चुअली फील्स एज इफ ये फाउंडेशन का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। देखें, देखते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज देनी है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू रेक्टिफाई द अबाउ एडजस्टमेंट। फटाफट आइए अपने रजिस्टर्स में और लिखिए मेरे साथ। ICAI PYQ जनवरी 2021 क्वेश्चन नंबर 6C, 5 मार्क्स। ब्रांच पेड 5,000 एज सैलरी टू HO सुपरवाइजर। हमको एंट्री किसके बुक्स में करना है? ब्रांच के बुक्स में। तो ब्रांच ने HO के सुपरवाइजर को 5,000 रुपए पे किया सैलरी, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। एक्चुअली ब्रांच ने, हम कौन है? ब्रांच, हमने HO के बिहाफ पे HO के सुपरवाइजर को पे किया है, मतलब डेबिट होना चाहिए था HO अकाउंट, लेकिन मैंने गलती से सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी दोस्तों? सैलरी अकाउंट डेबिट, नो सैलरी को गलती से डेबिट कर दिया, सॉरी, सैलरी को मैं क्रेडिट करूंगा, HO को डेबिट करूंगा। आई एम सो सॉरी। HO account debit 5,000 to salary account 5,000. Head office account debit 5,000 to salary account 5,000. Error, evergreen narration हमारा being error rectified. बहुत ही बढ़िया। Asset purchased by branch 25,000, but the asset account was retained in HO books. The asset is purchased by the branch. ब्रांच ने एसेट खरीदी है, लेकिन वो जो एसेट अकाउंट है वो मेंटेन कौन कर रहा है? HO मेंटेन कर रहा है। मतलब मैंने एसेट खरीदी और HO के बुक्स में रिकॉर्ड किया। एसेट यूज मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड HO के बुक्स में हुआ है, एंट्री इसकी पास होगी HO अकाउंट डेबिट। इट इज एज गुड एज मैंने HO को पेमेंट दिया है ना। HO अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक 25,000।
नहीं बेटा प्रियांशु, फिक्स एसेट डेबिट नहीं होगा प्रियांशु। अगर ये एसेट हम हमारी बुक में परचेज करते थे, हमारी बुक में रिकॉर्ड करते थे ना बेटा प्रियांशु, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होता था। क्योंकि एसेट परचेज हम कर रहे हैं, यूज हम कर रहे हैं, बट उसको मेंटेन कौन कर रहा है बेटा जी? एचओ मेंटेन कर रहा है, इसलिए एचओ अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। शालिनी प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे। A remittance, sorry, a remittance of 8,000 sent by branch has not been received by HO. हम है कौन? ब्रांच। हमने HO को रेमिटेंस दिया है। कभी भी ध्यान रखना, एक टिप मेरे तरफ से यहां से रिकॉर्ड कर लेना, रेमिटेंस इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट इज ऑलवेज अकाउंटेड इन रिसीवर्स बुक्स। रेमिटेंस इन ट्रांजिट का मतलब है एचओ, ब्रांच ने पैसे भेज दिए, एचओ को मिले नहीं है, वो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो है। सिमिलरली स्टॉक इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, ये सब होता है। इट्स ऑलवेज अकाउंटेड इन द रिसीवर बुक्स। अब यहाँ पे एक रेमिटेंस जो है वो ब्रांच ने भेजा है एचओ को, तो ब्रांच तो यहाँ पे गिवर है, तो गिवर के बुक्स में उसकी कोई तरीके की एंट्री पास नहीं होगी। सिंपल लिखेंगे आप, नो एंट्री। HO collected 25,000 cash directly from the customer of branch but fails to give the intimation to the branch. तो हम है कौन? हम है ब्रांच। हमारे कस्टमर ने HO में पैसा दे दिया, मतलब मेरे कैश का रिसीवर कौन है? HO, तो डेबिट द रिसीवर, HO अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 25,000, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कस्टमर और डेटर अकाउंट। ये डेटर अगर मुझे आकर पैसा देता था डायरेक्टली, तो मैं एंट्री पास क्या करता था बेटा जी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय HO टू ब्रांच, ₹5,000 नॉट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक। अब समझना, ब्रांच ने दिया है, ब्रांच इज गिवर, HO इज रिसीवर, तो रिसीवर के बुक्स में रेमिटेंस इन ट्रांजिट रिकॉर्ड होगा। अगर ये पैसा मुझे मिल जाता था, अगर ये पैसा मुझे मिल जाता था, तो मैं एंट्री क्या पास करता था? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट क्रेडिट। ये पैसा मुझे नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर सकता हूँ रेमिटेंस इन ट्रांजिट। वेल रियली स्पीकिंग आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, और कर देता हूं मैं बैंक अकाउंट 5,000 टू being सो ये हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक इन ट्रांजिट हो या रेमिटेंस इन ट्रांजिट हो, ये किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? रिसीवर के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा काफी फेवरेट क्वेश्चन है। इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हाँ, इनफैक्ट डिजर्व भी करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जुलाई 2021 की एग्जाम का, जिसकी कहानी आप सभी को पता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एग्जामिनेशन, राइट? ये उस वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एग्जामिनेशन का वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3A 10 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन भी मैं लेके आऊं ताकि थोड़ा इसमें टाइम हम सेव करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर जाऊंगा फॉरेन ब्रांच के सेगमेंट पे। सर, इस टाइप की एंट्री करने में कंफ्यूजन रहती है कि कोई ट्रिक है जिसको याद? कंफ्यूजन कौन सी एंट्री में कंफ्यूजन होता है बेटा जी? स्टॉक इन ट्रांजिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट में अगर कंफ्यूजन है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, उसकी एंट्री रिसीवर के बुक्स में होगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे कैश मिल जाती थी तो मैं एंट्री करता था कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट या HO अकाउंट क्रेडिट।
अब मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं कैश की जगह यूज कर रहा हूं रेमिटेंस इन ट्रांजिट। दैट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी बड़ा उसका सोल्यूशन। चेक करिएगा एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। जुलाई 2021 का क्वेश्चन नंबर 3A। चलिए, गुड आफ्टरनून पपीता। तो हमारी एक पुरानी स्टूडेंट पपीता दोषी क्लास में आई है। गुड आफ्टरनून पपीता, गुड आफ्टरनून। चलिए, Manohar of Mohali has a branch at Noida to which the goods are supplied from Mohali, but the cost thereof is not recorded in the HO books. Manohar of Mohali has a branch at Noida. इतना कंफ्यूजन है, मोहाली नोएडा क्या लेना देना मेरे को। सिंपल है, मोहाली में HO है, नोएडा में ब्रांच है। Goods are supplied from Mohali मतलब HO at cost thereof is not recorded in HO books. On 31st March 2020, the branch balance sheet was as follows. ठीक है, ब्रांच की बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दी गई है, देखते हैं। हाँ, बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट, एकदम क्विंसी बैलेंस शीट है। डेटर्स बैलेंस है 2,24,000। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू HO अकाउंट डैश। ओके, कैश एट बैंक 26,000। क्रेडिटर्स है 62,000 के और HO का बैलेंस है 1,88,000। ठीक है। During the 6 months ending 30th September 2020, the following transactions took place at Noida. Noida में क्या है? ब्रांच है। तो आपको जो ये बैलेंस शीट दी गई है ऊपर, क्या मैं इस बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट ट्रीट कर सकता हूं एज ऑन 30th मार्च 2020? और नीचे आपको ट्रांजेक्शन्स जो दिए गए वो दिए गए 6 महीने के, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए। सेट आउट द HO अकाउंट इन नोएडा बुक्स। समझना हमें क्या क्या बनाना है, HO का अकाउंट बनाना है इन नोएडा बुक्स एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर 2020। तो ये जो बैलेंस शीट दी है ये 6 महीने पहले की दी है, हमें 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाना है, ब्रांच के बुक्स में HO का अकाउंट बनाना है और उसके अलावा ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज, है ना, ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। चेक कीजिएगा। चले आगे। ओके, तो सबसे पहले हम 6 महीने की जर्नल एंट्रीज यहाँ पे करेंगे, पास करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस हमें दिए गए ये 6 महीने के, वो ट्रांजैक्शंस को हम लोग लिखेंगे। आप लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जस्ट देखते रहो, मुझे नहीं, सोल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस दिए हैं फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सेल्स है, परचेजेस है, ओके, उसके बाद वेजेस पेड, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, रेमिटेंस टू HO, रेमिटेंस टू HO है, ओके। मैनेजर सैलरी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, पेड टू क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, फटाफट एक बार इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कहाँ पे गई, मुझे सर्च करने दीजिए। सर्च, लेट मी सर्च द जर्नल एंट्रीज। गर्वित कह रहा ब्रांच अकाउंटिंग कॉस्टिंग में होना चाहिए था, मेहनत ज्यादा मार्क्स कम। गर्वित बेटा ABCD से निकल के बाहर आ जा बेटा। चलिए, जस्ट बच्चा पार्टी मैं ये देख रहा हूं। सॉल्यूशन मिल गया। चलिए, सबसे पहले 6 महीने के ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे एक एक करके। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सैलरीज है 15,600 इंक्लूसिव ऑफ एडवांस ऑफ ₹5,000। एडवांस फॉर सैलरी पेड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। तो सबसे पहले ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी,
सैलरी एडवांस या एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए, ताकि सैलरी का जो खर्चा है अब वो 15,600 से घट के बन जाएगा 10,600 रुपए, है ना, 10,600 रुपीज बच जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में दिया है पेड फॉर 1 ईयर 11,200, और हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं 6 महीने का, तो 50% यहाँ पे जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट, चेक कीजिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट। तो इंश्योरेंस जो है 11,200 से घट के अब जो पीएनएल में जाएगा वो जाएगा 5,600 रुपए। ओके सर, यस सर। पुढे अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन सबको एचओ में हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफर। तो एचओ अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 64,500, वेजेस 24,000, चेक करिएगा। सैलरीज कितना आएगा बेटा जी, 10,600, है ना, और 10,600 सैलरीज, ये सब एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस 7,800, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लेंगे हम, 50%, 5,600, चेक करिएगा। मैनेजर सैलरी 16,400, ओके, और डिस्काउंट अलाउड 16,000। तो आप देख रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां चले गए, दे आर ट्रांसफर्ड टू एचओ। तो कॉन्सिक्वेंटली एचओ अकाउंट डेबिट होगा 144,900। सब देखो मैं यहाँ पे एचओ अकाउंट बना रहा हूँ। एचओ अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी है हमारे पास 1,88,000 का, क्रेडिट बैलेंस है 1,44,900, अभी हमने डेबिट किया है। जैसे हमने एसेट्स ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए, वैसे ही हम इनकम्स भी ट्रांसफर करेंगे। तो सेल्स है 2,78,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 4,600। तो ये दोनों चीजें जो है इसको हम क्रेडिट करेंगे एचओ में 2,82,600, 2,82,600, चेक करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में यही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। बिल्डिंग अकाउंट के लिए हमने 14,000 रुपए का पेमेंट किया है, बिल्डिंग अकाउंट एचओ मेंटेन कर रहा है, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 14,000 रुपए। तो एचओ के डेबिट में आएगा टू बिल्डिंग 14,000 रुपए। यहां हम बनाएंगे कुछ वर्किंग नोट्स। ओपनिंग बैलेंस लेंगे कैश का, ओपनिंग बैलेंस लेंगे डेटर्स का, और ओपनिंग बैलेंस लेंगे क्रेडिटर्स का। ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्रेडिटर्स, डेटर्स और कैश, चेक कीजिए। अब हमें यहां पे करनी पड़ेगी पोस्टिंग। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस की एक एक करके करेंगे हम यहाँ पे पोस्टिंग। जैसे कि सेल्स है 2,78,000, तो टू सेल्स 2,78,000। परचेजेस है 64,500, कहां पे जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में 64,500। वेजेस पेड कहां पे जाएगा, कैश के क्रेडिट में, वेजेस 24,000। सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ एडवांस, तो 10,600 की सैलरी है, 5,000 का एडवांस है, 15,600। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो यहाँ पे, नॉट अ प्रॉब्लम। देन जनरल एक्सपेंसेस है 7,800, फायर इंश्योरेंस है 11,200। ये दोनों यहाँ पे पेमेंट साइड में आ जाएगा, चेक कीजिएगा। रेमिटेंस टू एचओ को दिया है 52,900, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश के क्रेडिट में, एचओ के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, चेक कीजिए। मैनेजर सैलरी 16,400 पे किया है कैश के पेमेंट साइड में, कैश बुक के। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश के डेबिट में और डेटर्स के क्रेडिट में, चेक करते चले। आई होप एवरीवन इज देयर विद मी, बी विद मी एंड बेयर विद मी, बोथ ऑफ देम, बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। पेड टू क्रेडिटर्स 88,500, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया 14,000 रुपए, तो पेमेंट साइड में आएगा 14,000 रुपए, और फिर क्लोजिंग बैलेंस है 5,600 एंड 47,000,
5,600 एंड 47,000। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आपके कैश अकाउंट बिल्कुल टैली हो जाता है, टोटल बिल्कुल मैच हो रही है। डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स मिलते हैं जो आपकी बैलेंस शीट में आएंगे। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया गया है। एडवांस पेड एंड प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट है। और फिर हम क्लोज करते हैं यहाँ पे एचओ अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर इज द क्लोजिंग बैलेंस इन एचओ अकाउंट और अकॉर्डिंगली हमारी बैलेंस शीट होती है टैली। ये क्वेश्चन जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं, आपको लगेंगे तकरीबन 40 मिनट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में चल क्या रहा है भाई, मतलब एक्चुअली करना क्या है ना। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में नहीं करेंगे क्वेश्चन को कि भाई करना क्या है, समझा तो दो। लेकिन फिर आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, बाद में एक पोजीशन ये आएगी कि ये क्वेश्चन आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में कर लेंगे। सर वी आर ट्रीटिंग एचओ अकाउंट एज क्रेडिटर फ्रॉम ब्रांच प्रोविजन राइट। नो सर, योर इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। How are you saying that we are treating HO as a creditor? In a short, yes, HO is a creditor, but HO is basically someone who is holding everything of us. हमारे एक्सपेंस उसके, हमारी इनकम्स उसकी, हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली मैं ब्रांच हूं, तो मेरे ब्रांच में लायबिलिटी साइड में कैपिटल नहीं देखेगा, मेरे ब्रांच के लायबिलिटी साइड में एचओ अकाउंट दिखेगा। आप समझ रहे हो? कैपिटल मतलब जिसने पैसा लगाया है, तो ब्रांच में पैसा किसने लगाया? एचओ ने लगाया। तो ब्रांच की बैलेंस शीट में आप देखोगे कैपिटल अकाउंट दिखेगा ही नहीं, एचओ अकाउंट दिखेगा आपको। बहुत सिंपल भाषा में यही चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है फॉरेन ब्रांच। 90 मिनट्स हो चुके हैं हमारे आज के इस सेशन में। फॉरेन ब्रांचेस का मतलब होता है व्हेन द हेड ऑफिस इज इन वन कंट्री एंड ब्रांच इज इन सम अनदर कंट्री, उसको कहते हैं फॉरेन ब्रांचेस। अब फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, ये ग्रुप 2 का पार्ट है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एचओ प्लस ब्रांच। तो इन दोनों के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों की जो ट्रायल बैलेंस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सेम करेंसी के अंदर। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर एचओ और ब्रांच दोनों अलग अलग देशों में है, तो दोनों की ट्रायल बैलेंस अलग अलग करेंसीज में होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करना होता है टू एचओस करेंसी। और जब हम ये ट्रांसलेशन करते हैं तब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पिक्चर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, शोभित को मैं ब्लॉक कर रहा हूं यहां से, है ना। शोभित, म्यूजिक का तो पता नहीं, बट तू बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ही थर्ड क्लास इंसान है भाई। तू कॉन्स्टेंटली तू यहाँ स्पैमिंग कर रहा है। तेरे को पता नहीं है कि म्यूजिक का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, ठीक है। तो तेरे को वो कुछ समझ नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं समझता। बहुत ही चीपड़, बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास इंसान है। और भी शब्द है मेरे पास तेरे लिए यूज करने के लिए, पर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा ना। तो सुनना है ना तो अलग से आ जाना मेरे पास, ठीक है। अभी मुंह बंद कर, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो जा, जहां पे जाना है जा, ठीक है। वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है उसका टाइटल है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और ये इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के 3 सेगमेंट्स हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ये 3 सेगमेंट है: फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? when someone undertakes a transaction in a currency which is other than the domestic currency, reporting currency, it's known as a foreign currency transaction। तो आपने बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई मटेरियल खरीद लिया, आपने इंडिया के बाहर से कोई एसेट परचेज कर ली, उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, करेक्ट। तो आपको उसको क्या करना पड़ता है बेटा जी? सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद होता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जो अभी हम यहां देख रहे हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है अनुवाद, है ना, एक भाषा से
दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, और तीसरा होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेसिकली इट इज टू मिटिगेट टू मैनेज द रिस्क ड्यू टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस। इस सेगमेंट में फॉरेन ब्रांचेस में हम लोग देख रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस, जहां पे आप ब्रांच की ट्रायल बैलेंस को एचओ की करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। और जब आप ये अनुवाद करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, और वो नियम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में बताए गए। टू टेल यू कंसाइसली और ब्रीफली, यहाँ पे आपके जो फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस एंड non-integral foreign operations. Integral foreign operations are those foreign operations, those foreign entities which are absolutely alike or similar to your head office. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हेड ऑफिस की तरह ही काम हो रहा है, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस वो फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं आपके जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, टोटली एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो दोनों के कुछ ट्रांसलेशन नॉर्म्स हैं, वो हम देखेंगे। अब समझना, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है तो क्या, वैसे तो दिया होता है बट अगर नहीं दिया है तो क्या, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे फॉरेन ऑपरेशंस है वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चंस मैं इस पे लेके आऊं, दोनों पीवाईक्यूज है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, अभी के अभी, ठीक है। पढ़ते हैं। Karan Enterprises, having its head office in Bangalore, Karnataka, okay, has a branch in Greenville, USA. Following is the trial balance of branch as on 31st March 2019. अब समझना, अब यहां पे क्या है, एचओ है इंडिया में और इंडिया की करेंसी है रुपीस, और ब्रांच है यूएसए में जिसकी करेंसी है डॉलर्स। तो ये जो करेंसी है ये है वीक करेंसी, और ये जो करेंसी है ये है स्ट्रॉन्ग करेंसी। तो हम एक वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी में जा रहे हैं, वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी में जा रहे हैं, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है। आपको ब्रांच की ट्रायल बैलेंस दी गई है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको यहां पे दिए गए हैं, एक्सचेंज रेट्स आपको यहां पे दिया गया है। यूएस डॉलर का 1/4/2015 का जो रेट दिया गया दोस्तों, इसको कहा जाता है ओपनिंग रेट। 14 नहीं सॉरी, इसको कहा जाता है ओपनिंग रेट। 1415 जो है ये एक स्पेशल रेट होता है। स्पेशल रेट्स आर जनरली यूज्ड फॉर द फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑल। और फिर आपको दिया गया यहाँ पे क्लोजिंग रेट। प्रिपेयर द ब्रांच ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस इन अकॉर्डेंस विद AS 11। अब यहाँ पे रुकना, सवाल, इज इट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और इज इट एन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये एक सवाल। और इस सवाल का जवाब क्या, पहली बात, इट हैज टू बी कन्वर्टेड कंसीडरिंग इट्स इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और दूसरी बात, ये एक अजम्पशन, कैसे अजम्पशन डिराइव होता है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं ब्रांच इज डिपेंडेंट ऑन एचओ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हम नोटिस कर रहे हैं ना, कुछ इंडिकेटर्स। branch is dependent on HO for supply of goods. This clearly gives you an indication that it's an integral foreign operation. Prepare the trial balance after being converted into Indian rupees in accordance with AS 11. फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल और इजी फॉर्मेट है इसका। पर्टिकुलर्स, एक्सचेंज रेट और दो कॉलम, बस ये 4 कॉलम्स का फॉर्मेट बनाना है आधे पेज का। पर्टिकुलर्स, एक्सचेंज रेट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। टाइटल लिखेंगे इसका, स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसलेशन कन्वर्जन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो मार्क्स होते हैं ना दोस्त, 5 मार्क का क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूं, फ्री के 5 मार्क्स है।
संयम जैन मैं कोशिश कर लूंगा, अभी कर दूंगा सेशन के बाद, डोंट वरी भाई। आपने बोला और प्यार से मांगो तो कुछ भी दे देंगे भाई। वो जो एक घटिया लड़का बीच में आया था ना, वो दादागिरी से मांगोगे ना तो जो तुम्हारे पास है उसको भी छीन लेंगे, समझ लेना। और ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये संसार का नियम है। माँ बाप से भी प्यार से कुछ भी मांगोगे, माँ बाप दे देंगे। दादागिरी से मांगोगे ना, दादागिरी से मांगने पे तो मौत भी नहीं मिलती है, ध्यान रख लेना। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी चिप्पड़ मेंटेलिटी होती है ना, उसको अपने घर पे रख के आया करो, है ना। उसके लिए कह रहा हूँ, जो घटिया आदमी आया था क्लास में। पहले अब सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश, goods received from HO, sales, purchase expenses, remittance to HO और HO account। अब कभी भी ध्यान रखना, कन्वर्जन की जरूरत जब पड़ेगी जब आपके पास कोई बेटर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। अगर कोई बेटर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्पर्य क्या है, देखते हैं, कि करके पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस दिया है $8,000। फिक्स एसेट्स के नीचे आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़िएगा अच्छे। फिक्स एसेट्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो हम 1 अप्रैल 2015 का रेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे 63 रुपीज का। तो $8,000 मल्टीप्लाइड बाय 63 रुपीज, मतलब इंडियन वैल्यू में, इंडियन रुपीज में उसकी वैल्यू होती है 5,04,000 रुपए। चेक करिए, इंडियन रुपीज में उसकी वैल्यू होती है 5,04,000 रुपए। चेक करो, आया सबको समझ? वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक $800। ओपनिंग स्टॉक विल बी कन्वर्टेड एट द ओपनिंग रेट। व्हाट इज योर ओपनिंग रेट? 65 रुपीज। तो 800 into 65 gives you 52,000। 52,000। कैश का जो बैलेंस दिया है दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग रेट होगा 67। तो 67 into 700 that gives you 46,900। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। अब समझना, ब्रांच को $2,800 के गुड्स एचओ से मिले हैं। तो एचओ के बुक्स में भी तो लिखा होगा कि उसने ब्रांच को कितने के गुड्स दिए हैं, और एचओ कहां है? इंडिया में। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, इजंट इट बेटर कि मैं एचओ की बुक्स में जाऊं और देखूं कि आपने ब्रांच को कितने के गुड्स दिए हैं। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ वर रिकॉर्डेड एट 1,85,500 इन द एचओ बुक्स। तो एचओ के बुक्स में डायरेक्टली इंडियन रुपीज में वैल्यू दी है, उसको वहां से उठा लेंगे। Very good, Apurav. Very good. Sales had 24,050. Sales means what? It is a nominal transaction. Nominal transaction जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एवरेज रेट पे। अब एवरेज रेट अगर दी गई है तब तो सबसे बेस्ट है, और अगर एवरेज रेट नहीं दी गई है तो फिर दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है 65, क्लोजिंग है 67, एवरेज होगा 66। सो सेल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 रुपीस के एवरेज रेट से, मल्टीप्लाइड बाय 24,050, 1587,300। परचेजेस एवरेज रेट, एक्सपेंसेस एवरेज रेट। Purchases 11,800, 778,800, expenses 1,800, 1,18,800, remittance to HO
ब्रांच कहती है कि उसने $2450 एचओ को दिए हैं। तो यहाँ पे एचओ के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, एचओ के बुक्स में रुपीज में रिकॉर्ड हुआ होगा कि एचओ को ब्रांच से कितने रुपीज मिले हैं, तो 2,84,500, 2,84,500। हाँ सॉरी, भावनाओं में बह गए, परचेज एक्सपेंसेस सब सही है, डन। 1,62,000 आएगा। किस चीज का आएगा भाई 1,62,000? रेमिटेंस टू एचओ। मैंने कुछ गलत फिगर उठा ली क्या? अच्छा एचओ अकाउंट यहाँ पे 162 है, यू आर राइट, वो नीचे आना चाहिए। आई एम मिसिंग द लैसो टूल ओवर यार, लैसो टूल होता था ना इतना सही होता था, इरेज नहीं करना पड़ता था। 1,62,000 और ब्रांच के बुक्स में एचओ का बैलेंस दिया है डॉलर्स में, मैं उसकी जगह एचओ के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस ले लूंगा रुपीज में 2,84,500, तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2,84,500। आप समझ रहे हो? तो जहां तक बन पड़े वहां तक कभी भी हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल बैलेंसेस यूज करने चाहिए। अब हम लेंगे इसकी टोटल डेबिट और क्रेडिट की। 5,04,000, 52,000, 46,900, 1,85,500, 778,800, 118,800, 1,62,000 टोटल आ रही है। चेक करो डेबिट साइड में कितनी, 18,48,000। और क्रेडिट में, वाह बेटा सब जने कितने स्मार्ट है ना, सबसे पहले क्रेडिट की टोटल ली, क्योंकि करना क्या है, दो ही तो फिगर्स की टोटल लेना है ना। 1871,800, बहुत ही जबरदस्त। और अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अपनी मुंडी के पास लिख रहा हूं, 23,800 का जो डिफरेंस आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। सर लॉस कैसे हुआ? क्योंकि डेबिट में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, क्योंकि डेबिट में आ रहा है। अब इसके अलावा यहां पे आपको दो एडजस्टमेंट्स और दी गई है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रीसिएशन, तो आपको उसकी भी अमाउंट्स वहां पे निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो स्टेटमेंट के नीचे लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू $700 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग स्टॉक की इंडियन वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 46,900। सिर्फ लिखना है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, और उसको ट्रायल बैलेंस में मत लेना, उसको ट्रायल बैलेंस में मत लेना। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स कितना है बेटा जी, 5,04,000। मैं 5,04,000 का सीधा सीधा 10% ले सकता हूं, 50,400। अमीशा कह रही है क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड। बेटा अमीशा लाइफ बॉय यूज करो ना, आपका साबुन स्लो है क्या? क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस आइटम नहीं है लल्ली, ऊपर देख बेटा, यहाँ जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें थोड़ी है वो। तो क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एट द क्लोजिंग रेट, करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क आपकी जेब में। बिलीव मी 7 to 8 मिनट्स के ऊपर नहीं लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन एक बार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या। ये वाला जो क्वेश्चन था नवंबर 2019 का, क्वेश्चन नंबर 1 भी था 5 मार्क का, ये वाला क्वेश्चन है 8 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन 2 स्क्रीन पे है, पढ़ ले फटाफट। मई 2019 क्वेश्चन नंबर 3B, May 2019 question number 3B, Rani, are you ready all of you? Shall we start?
सर जब क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट होता है डेप्रिसिएशन तो हम करें बेटा एकांत जो डेटा दिया है ना उसको एज इट इज यूज करना। अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया है मेरे दोस्त तो आप भी उसको लेंगे, एवरेज रेट पे लेंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर है, या फिर क्लोजिंग रेट पे लेंगे अगर आप एंड ऑफ द ईयर पे प्रोवाइड। बट ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बेटा, मेरे को लॉजिकली एक बात बता, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन आएगा कैसे, है ना? नहीं आ सकता ना दोस्त। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, काफी आसान है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 8 मार्क का क्वेश्चन क्यों बना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना, ना सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है बल्कि यहां पर आपको उस ट्रायल बैलेंस के साथ में प्रॉपर ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी भी असरटेन करनी है। मतलब ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट तो करना है जो करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे बनाना है ब्रांच का ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सो दैट्स वेयर दिस क्वेश्चन इज। पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब यहाँ देख रहे हो यार, प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चा ब्रांच अकाउंट के टॉपिक के अंदर ये बड़े बड़े क्वेश्चंस करता है, उसका पॉइंट ऑफ फोकस पूरा चेंज हो जाता है, बड़े क्वेश्चंस। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करो ना, अच्छे से एनालाइज करके, तो आप अपना काफी टाइम एनर्जी बचा सकते हो। मिसेस रानी एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट सिंगापुर एंड ब्रांच एट दिल्ली। अब समझना यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, हैज हेड ऑफिस इन सिंगापुर, ब्रांच इन दिल्ली। मतलब ब्रांच है इंडिया में, करेंसी है रुपीस, और एचओ है सिंगापुर में, और करेंसी है सिंगापुर डॉलर्स। सिंगापुर डॉलर्स मजबूत करेंसी है इंडियन करेंसी के कंपैरिजन से, नो प्रॉब्लम, मजबूत होगी तो डिवाइड होगी, है ना? Now Delhi branch is an integral foreign operation of Mrs. Rani and Company. Delhi branch furnishes you with its trial balance as on 31st March 2019 and the additional information thereafter. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्थ मार्किंग है, रुपीस आर गिवन इन थाउजेंड्स ओवर ईयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस, सेल्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वेजेस है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कंप्यूटर्स है, बैंक बैलेंस है, सिंगापुर ऑफिस का अकाउंट है, टोटल है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दिए पड़िएगा, कंप्यूटर्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ सिंगापुर डॉलर 12,000 रिसीव फ्रॉम सिंगापुर एचओ एंड पेड टू सप्लायर, डेप्रिशिएट कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 40% फॉर द ईयर। तो कंप्यूटर्स के लिए हम कोई रेट यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट दे दिया गया $12,000। तो कंप्यूटर्स का जब कन्वर्जन होगा तो सीधा 12,000 की फिगर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन फिर से मैं कह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस आइटम है नहीं है, डेप्रिसिएशन करना है, ये P&L बनाते समय काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक और दिल्ली ब्रांच वॉज 15,60,000 रुपीज। ओके, लेकिन एक चीज और मैं कह रहा हूँ, रुपीज इन थाउजेंड्स है तो इसका भी ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 15,60,000 रुपए का है। एक्सचेंज रेट आपको दिया गया है, ओपनिंग रेट 50 रुपए, क्लोजिंग रेट 52 रुपए, एवरेज रेट 51 रुपए। कन्वर्जन इन सिंगापुर डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल्स एक्यूरेसी, क्योंकि डिवाइड होगा तो डेसिमल्स आएंगे, तो अप टू 2 डेसिमल्स आपको राउंड ऑफ करना है ना? Delhi branch account showed a debit balance of Singapore dollars 59,897.43 on this date। तो ये जो है ये balances भी आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। In the books of HO you are required to prepare revenue statement। revenue statement मतलब P&L account and the balance sheet। लेकिन अब आपको ये दोनों चीजें बनानी है सिंगापुर डॉलर्स। तो moral of the story ये है कि आपको रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कंपल्सरीली सबसे पहले कन्वर्जन करना होगा ब्रांच के ट्रायल बैलेंस का, मतलब इंडियन रुपीस से एचओ की करेंसी मतलब सिंगापुर डॉलर्स में, सबसे पहले ये कन्वर्जन। तो ये आपका वर्किंग नोट बनेगा। यू कैन इवन स्टार्ट क्वेश्चन विद दैट स्टेटमेंट और यू कैन इवन स्टार्ट विद रेवेन्यू स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड देन विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट यू हैव टू डू। तो कन्वर्जन स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेके आऊं, फटाफट रेट्स पे एक बार डिस्कशंस कर लेते हैं ना। चलिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट, वही सबसे क्रिटिकल है। ओपनिंग स्टॉक विल बी ट्रांसलेटेड एट ओपनिंग रेट, परचेजेस एंड सेल्स एवरेज रेट, डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग रेट, वेजेस एवरेज रेट, रेंट रेट टैक्सेस एवरेज रेट, एक्सपेंसेस है ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस एवरेज रेट, कंप्यूटर स्पेशल रेट, बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट, और सिंगापुर ऑफिस अकाउंट का बैलेंस जो है दैट इज गिवन। अब रेट्स यहाँ पे क्या दी गई है चेक कर लेना। ओपनिंग है 50 रुपए, एवरेज 51 और क्लोजिंग है 52।
तो 50, 51, 52, देखो 50, 51, 52, 52, 51, 51, 51, 52, 51, 51, 51, 12,000 गिवन है, बैंक बैलेंस 52 और बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, चेक करिएगा। अप टू 2 डेसिमल्स हमको राउंड ऑफ करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, चेक करिए। इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या निकल रही है, यहां पे किसी तरीके का एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं हो रहा है। एक्सचेंज डिफरेंस अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा तो दोस्तों ये होगा एक्सचेंज लॉस, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएगा तो ये होगा एक्सचेंज का गेन, चेक करिएगा। आर्यन राय, ये सेशन के बाद इसका पीडीएफ बना के मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, जहां पे बाकी मैराथन के नोट्स थे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर पहले सेशन हो जाने दो बेटा जी। दैट्स ऑल। अब क्या करना है, बनाओ आप अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, खत्म क्वेश्चन। चेक करो फटाफट, मैं बनाया है। ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेजेस एंड सेल्स 31,000 purchases, 47,000 sales. Debtors 15, creditors 11. बैलेंस शीट में debtors 15, creditors 11,000. Bills of exchange, bills receivable, bills payable, bills receivable और bills payable. Okay. Wages trading account debit side 21,960. Rent rate taxes, sundry expenses P&L के डेबिट में. कंप्यूटर्स एसेट साइड minus 40% depreciation. 40% depreciation will be debited to P&L account. Bank balance 10,000, बैलेंस शीट एसेट साइड. सिंगापुर ऑफिस का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, कैपिटल की जगह ये आएगा है ना, और वो रिड्यूस होगा जब लॉस होगा तब. और फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक जो हमें अलग से नीचे दिया गया है हम लिखेंगे. तो क्वेश्चन जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो यहां पर हमें पता चलेगा कि दोस्तों यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है लेकिन नेट लॉस आ रहा है. और ये जो नेट लॉस है ये जब पीएनएल में आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो उसको कैपिटल मतलब आपके एचओ अकाउंट से करेंगे माइनस, सो यू विल गेट नेट कैपिटल, नेट बैलेंस इन एचओ अकाउंट एंड कॉन्सिक्वेंटली योर बैलेंस शीट गेट्स टैलीड. Oh, that was tiring, but I hope it was worth worth getting tired. ये सेशन बहुत अच्छा रहा. आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा. डेफिनेटली अगर एंजॉय किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इवन दो मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं पर ये मैं सेशन के कमेंट जरूर देखने वाले हैं. आई एम गोइंग टू रियली रीड द कमेंट्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा. उन सब लोगों के लिए मैं बता देता हूं, आई नो वेल इट्स नॉट द टाइम बट स्टिल आई शुड टेल यू कि अगर आप अभी सिर्फ ग्रुप 1 देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग अनअकैडमी की बाहुबली टीम आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस पे इंटरमीडिएट की ग्रुप 2 की बैच लेकर आ रही है, जो स्टार्ट होगी टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 से. तो आप अपनी एग्जाम दे दीजिए और ये एग्जाम देने के बाद अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, अप टू 30th of April अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस पे 10% ऑफ है, लेकिन 1st May ऑनवर्ड्स द सब्सक्रिप्शंस विल बी गेटिंग ओनली 5% ऑफ. वेल चॉइस आपकी है, आप अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट जीवन की एग्जाम दे दीजिए, पढ़ाई कर दीजिए और फिर हम मिलेंगे अनअकैडमी सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में. थैंक यू सो मच गाइज. मिलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. गुड नाइट, शब्बा खैर.